बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक टेक्नोलॉजी ही नहीं, शफाफियत पर मबनी सोच है, ये कहना था मुआविन खुसूसी शिबली फराज का। तो दूसरी जानब से कुछ एतराज़ात भी उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली नहीं रोक सकती, और दूसरी जानिब कुछ अपोजिशन भी इस चीज़ में अभी पीछे कदम रखे हुए है। अब इसमें कुछ सवालात हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, इससे शफाफ इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते, और हुकूमत क्या जल्दबाजी में ईवीएम को लॉन्च करना चाहती है? क्या 2023 में इससे इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिससे आज गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम पर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, एक दफा से फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ आते हैं। क्या देख रहे हैं आप कि इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि ईवीएम से धांधली जो है वो रोक ही नहीं जा सकती अभी तक। असल बात है कि हुकूमत ने इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि हम लेकर आ रहे हैं और इसको सियासी इशू बना दिया। गोया धांधली रोकने का यही तरीका है, वरना जो धांधली होती रही है ये लोग वैसे चीखते रहे। और इसके बगैर इलेक्शन होंगे ना, उसके बाद हुकूमत यही कहेगी हमने कहा था धांधली नहीं रोक सकती। बात ये नहीं है। शिबली फराज की मशीन पहले तो लेकर आप क्यों आए हो? फवाद चौधरी और शिबली फराज की बनाई हुई मशीन किसको एक्सेप्टेबल होगी? क्या पता आपने उसमें क्या गैजेट डाला है, क्या पता आप उसका सॉफ्टवेयर कब तब्दील कर सकते हैं? ये टेक्निकल बात है। वो डब्बा है, वो तो उस डब्बे में जो सॉफ्टवेयर डालोगे वो चलेगा, और सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने भी यह कहा सॉफ्टवेयर बदला जा सकता है। धांधली तो नहीं रोकी जा सकती, इससे आसानी पैदा की जा सकती है। कुछ और आप कह सकते हो, हमारे लोग तो उसको समझेंगे भी नहीं कि वोट कैसे डाल रहे हैं। सदियों से वो एक पर्ची बना के डालने के आदी है, और हम कहते हैं कि पाकिस्तान पर्ची से मिला था, पर्ची से नहीं मिला था। और आप जो है आप ये करना चाहते हैं तो फिर तरीका होता है, उसको ऐसा ऐसा लागू किया जाता है। दुनिया में जहां भी हुआ है बतदरीज हुआ है। आप एक दिन में करना चाहते हो और मशीन खुद बनाना चाहते हो, इलेक्शन कमीशन से पूछना भी नहीं चाहते। इलेक्शन कमीशन से पूछा है, उसे 4 एतराज लगा दिए, 37 एतराज है शायद। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहते कुछ एतराज़ात है उनके, हम खत्म भी कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, और वैसे भी माशाल्लाह इस फील्ड पर बरसों से वो स्टडी भी कर रहे हैं, तजर्बा भी है उनका। वो ज्यादा बेहतर शफाफ इलेक्शन के बारे में हमें राय दे सकते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये डब्बा सियासत क्या है जी? क्या इंतखाबात कैसे क्या 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 है मसला? कोई खिलाफ या हक में होने की बात नहीं है। मसला ये है कि ये तय कर दिया गया है कि शफाफ इलेक्शन इसी तरह हो सकते हैं। दूसरा से इलेक्शन कमीशन तक ने यह कह दिया है कि आप सॉफ्टवेयर नहीं बदल सकते। तो क्या क्या पोजीशन क्या है? पॉसिबल भी है ये कि नहीं? तो देखिए, ये असल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो इस तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया हुकूमत की तरफ से, मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पर भी दुरुस्त नहीं था। देखिए, हुकूमत का काम ये था कि अगर वो मामला पार्लियामेंट में लेके आती और कानून पास करा देती कि अच्छा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुताबिक अब इलेक्शन होंगे, और ये मामला फिर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द होता। मशीन बनवानी है, किससे बनवानी है, किस तरीके से बनवानी है, उसके टेंडर जारी किए जाएंगे, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, ये सारे काम इलेक्शन कमीशन के करने के थे। ठीक है। ये खामखा अपने जिम्मे ले लिए। पहले फवाद चौधरी साहब ने, फिर शिबली फराज साहब ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका काम ये था ही नहीं। उनको ये करना भी नहीं चाहिए था, बजाय इसके कि वो ये मशीन बनाए और इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर एतराजात लगाए। ये इलेक्शन कमीशन को बनाना चाहिए था। ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि सीक्वेंस ये दुरुस्त नहीं हुआ है। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर जी बात करें। ये दूसरी क्विक बात यह है, वो आपने उसकी तरफ इशारा कर दिया है, मैं भी उसकी तायीद करना चाहता हूँ कि देखें, ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो कार्रवाई शुरू की है वो कदरे ताखीर से की है, 2 साल के बाद। ठीक है। अगर ये काम फौरन इलेक्शन के बाद जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी शुरू कर देते तो शायद 2023 तक ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता और शायद इलेक्शन हो सकते। लेकिन अब ये 2 साल के बाद जब किए तो 3 साल बाकी थे, अब 2 साल बाकी रहेंगे। इसमें ये जो प्रोक्योरमेंट की हमारे यहाँ फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी ठेके की, खासतौर पर ये बैनुल-अक़वामी
ठेका होगा, इसकी तो अभी तक कानून साजी मुकम्मल नहीं हुई। फिर उसके बाद इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन अपनी स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज करेगा, फिर टेंडर फ्लोट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके लिए वक्त लिया जाएगा, टेंडर आएगा। तो मुख्तसरन मेरा कहने का मकसद ये है कि दुनिया में कहीं भी 4-5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक ही हल्ले में उसको डिप्लॉय नहीं किया गया। ये इसका तरीका ये था कि इसको किस्तों में आप करते, बतदरीज करते, और जैसे जैसे आप करते उससे सीखते और उसके ऊपर लोगों का एतमाद बहाल होता चला जाता। इंडिया ने 22 साल में किया ये काम। पहली दफा जब इस्तेमाल किया एक सूबाई असम्बली के इलेक्शन में, उसके बाद जब पूरी लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इसमें 22 साल का सफर था। तो इसलिए था कि वो लोगों को एतमाद बहाल करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये 2023 में पूरा इलेक्शन करवाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, तो ये नामुमकिन है, नामुनासिब। तो इसका मतलब ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, और ये भी कहा कि शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। तो हम जो तरीका इख्तियार किए हुए ट्रेडिशनल, मसलन अब इन्होंने कहा पिछली बार हुआ था तो वो क्या ATST मशीन वो हैंग अप हो गई थी, ये हो गया था। हमारे यहाँ इतना बिजली का निज़ाम भी इतना फूल प्रूफ होगा कि ये मशीनें हर जगह जो है कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगी, या कोई बैटरी क्या सिस्टम होता है इसका? देखिए, मशीन की तो बैटरी होती है। अच्छा, ठीक है। और बैटरी को अगर एक बार चार्ज कर लिया जाए तो हमें शिबली फराज साहब ने बताया था कि 24 घंटे के लिए ये मशीन उस बैटरी से चल सकती है, और मशीन को किसी जगह पे आपको बिजली की सॉकेट से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो ये तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया था कि इसका जो कागज है वो भी 5 साल के लिए महफूज होगा। ये नहीं होगा कि उस पर फेड हो जाए, कुछ अरसे के बाद पाई ना जा सके। ठीक है। ये बातें तो सब दुरुस्त है, लेकिन जादवी साहब जो मेजर इश्यूज हैं इसमें ये प्रोक्योरमेंट के प्रॉब्लम के अलावा, देखिए ये हम क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि वजीर आजम साहब कहते हैं इसके जरिए से सबको फिर इंतखाबी नताइज मानने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सबका यकीन होगा। लेकिन अब मशीन को ही नहीं माना जा रहा, इसके ऊपर ही एतमाद नहीं है, तो इसके नताइज पे एतमाद का तो कोई सवाल नहीं। तो इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़रे कसीर खर्च करना और ये एफर्ट करना, मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब और कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा मतलब है कि ये कोई लगता नहीं है कि 23 का इलेक्शन इस मशीन के मुताबिक हो या इसके जरिए किया जाए, कोई लगता नहीं है ये। देखिए, हुकूमत तो बहुत बड़े बड़े काम 23 के इलेक्शन से पहले करना चाह रही है जो कभी हमारी तारीख में नहीं हुआ। मसलन ये तो नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लगाना चाह रही है, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी वोटिंग का इंतजाम करना चाह रही है। और फिर इसके बाद इन्होंने ये भी मान लिया है कि अगले 2 साल से भी कम अरसे में हुआ कि नई मरदमशुमारी भी कराएंगे। अच्छा, आपके इल्म में है ना हाँ, कि वो हाँ। पिछली मरदमशुमारी के नताइज नहीं माने गए, तो हुकूमत ने ये कह दिया कि अच्छा हम नई 2023 से पहले कराएंगे, और फिर जब वो मरदमशुमारी हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके मुताबिक फिर अपनी हल्काबंदियां करेगा। तो ये इतने सारे जो काम इन्होंने जिम्मे ले दिए हैं और इलेक्शन कमीशन के जिम्मे डाल दिए हैं, आम इलेक्शन नहीं हो पाता ठीक तरीके से। ठीक बात। तो ये तीन हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स इन्होंने इसके ऊपर लाद दिए हैं, तो कैसे मुमकिन होगा ये? ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद गुलाम महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस बात पर इनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये कोई शफाफ इलेक्शन का तरीका नहीं है जी, और जो हुकूमत के पर इतराज़ात अपोजिशन के हैं वो ये नहीं है कि उसके बाद बैलेट बक्स जो है वो कोई गड़बड़ हो, बल्कि वो कहते हैं बैलेट बक्स उठा के ले गए, आपकी मशीन उठा के ले जाएंगे। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर आप बदल देंगे। फिर वो असल एतराज़ उनका प्री पोल रिगिंग पे होता है, जो रिगिंग होती है पहले हो जाती है बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अगर किसी ने वोट गलत डालना है तो वो गलत डाल दिया जाएगा, वो आपका पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे अगले टॉपिक की जाने बढ़ना है, जहां पर मुस्लिम लीग नून है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बड़ी मुतहर्रिक हो रही है, खासतौर पर पंजाब में कहती है 50 से ज्यादा जलसे। और अच्छा, पंजाब एक मेन जगह बनती चली जा रही है। इसमें बिलावल ने भी गुज़िश्ता रोज बयान दिया था कि यहाँ से भी जियाला वजीर आला चाहिए। ये क्या पंजाब को क्यों आखिरकार पंजाब का वजीर आज़म? देखें, पीपल्स पार्टी का पंजाब में बड़ा रोल था जी, बड़ी मजबूत जमात थी, पंजाब की जमात थी, सेंट्रल पंजाब की जमात थी, उस सेंट्रल पंजाब की जिसमें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जहाँ नवाज शरीफ लीडर है वहाँ पे भुट्टो लीडर हुआ करता था, वो हमने जमाना देखा है। और बड़ी हम हसरत से देखते थे कि ये कैसे वोट ले जाते हैं और कैसे
लोग झोंक कर झोंक की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ मुंह करके नहीं देखते। लाहौर जो था वो भुट्टो साहब का शहर था, उसको 4 कॉन्स्टिट्यूंसी थी लाहौर में, चारों भुट्टो साहब जीती थी और स्टालवर्ड्स को हराया था, छोटे मोटे लोगों को नहीं हराया था। मियां तफैल जहाँ से आया, पर अब वो एक पूरी कहानी है उसकी, वो मैं बयान नहीं करता। भुट्टो खुद जीते थे, जावेद इकबाल को हराया था, जनरल सरफराज को हराया था, ये सारी कहानी है। लाहौर ने वोट दिए थे इस तरह बिल्कुल, लेकिन अब वो सूरत बदल चुकी है। अब बिलावल साहब पंजाब का वजीर आला चाहते हैं अगर, तो वो किस तरह चाहते हैं? अभी तो सुना है कि सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें उनको मिल जाएंगी और काफ लीग से मिलकर फिर कुछ और करके जोड़ तोड़ करके वो मिला के वजीर आजम के तो ख्वाब देख रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने कहा कि जाला वजीर आला भी चाहिए, तो ये ज़रा सोचने की बात है कि ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि मेन सीटें तो सेंट्रल पंजाब में हैं और सेंट्रल पंजाब में मुस्लिम लीग को हराना अभी पीटीआई के बस का नहीं है। यानी कि जो करता धरता लोग होते हैं वो तो इस बात पे परेशान है। यानी कि जोड़ तोड़ करके एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, इसी चीज को बिलावल का जो उसको इशारा हुआ है या जिस तरह से बिलावल पंजाब में एक्टिव होना चाह रहे हैं, इसी चीज को लेकर मुस्लिम लीग एक्टिव हुई है, जहां पर वो कह रही है 50 जल्द से। मुस्लिम लीग ने अब रियलाइज कर दिया है कि उसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में गोया कंसंट्रेट करना चाहिए। चुनाचे ये कहा गया कि हम पीडीएम से कहेंगे कि हमें पंजाब में जलसे करें और 50 जलसे का पंजाब के अंदर किए जाएं और उसके लिए हम तैयार हैं। गोया वो एक यहाँ से एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, पीटीआई के खिलाफ भी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी, यहाँ अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को शो करना चाहते हैं। ये अच्छी हिकमत अमली कही जा सकती है, लेकिन ये है कि फिर इलेक्शनरिंग हो जाएगी। सही, हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर तज्जिया साहब, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है लेकिन उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम सर। सर, एक बात तो ये है कि बिलावल साहब कहते हैं कि पंजाब का मुझे जाला वजीर आला चाहिए, और मैं ये लगा, पहले तो था कि शायद वो बस जनूबी पंजाब में कुछ सीटें लेके वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अब ये आ गया कि वो असल सेंट्रल पंजाब में भी सीटें चाहते हैं। दूसरा, मुस्लिम लीग एक्टिव होगी, कहती 50 जलसे करेंगे, पीडीएम को कहेंगे, और गोया इलेक्शनरिंग उनकी भी शुरू हो गई है। क्या लगता है पंजाब आने वाले दिनों में क्या सियासत का गढ़ बनने वाला है? सर, बात यह है कि इलेक्शन का जो खेल है वो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस दिन शुरू कर दिया था, जिस दिन उसने हर उस जगह पर फीता काटना शुरू किया था, खा वो प्रोजेक्ट उनका था है या नहीं होगा, या 6 साल के बाद बनेगा या 7 साल के बाद बनेगा। और फिर आपने देखा नहीं कि उन्होंने दौरा किया बलूचिस्तान का, इतने अरब रुपया, फतेह गाजी खान इतने अरब रुपया, भक्कर इतने अरब रुपया, मियांवाली इतने अरब रुपया, सियालकोट इतने अरब रुपया, लाहौर इतने अरब रुपया। तो उस वक्त मैं एक प्रोग्राम में शिरकत मैंने की थी, मैंने उस दिन ये कहा था कि इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी। फिर उन्होंने 2 चीज़ों पर ज़्यादा दबाव दिया, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के ऊपर और गैर मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानियों के वोट पर। और वो वोटों की रजिस्ट्रेशन के लिए जो पहले इख्तियार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होता था कि इलेक्शन कमीशन जो वोटों की एनलिस्टमेंट करता था, उससे लेके किसी और अदारे को दे दिया। तो अगर दोस्तों को समझ नहीं आ रही तो उनकी मर्जी है। और ये जो हम सहाफियों के खिलाफ एक बहुत जारहाना किस्म का कानून लेके आ रहे हैं, ये भी उसका हिस्सा है। और एक कानून पास किए, एक असूली तौर पर फैसला किया गया कि ग्रेड 19, 20 और 21 के अफसरान को शोकास नोटिस की इतनी ज्यादा तफसीलात में जानी जरूरत है, उनको फारिग किया जा सकता है उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। ठीक है, ये सब चीजें एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। और इसमें पहले शामिल थे आसिफ जरदारी साहब भी, कि उनको कहा गया था कि हम कुछ आपको साथ अच्छा सलूक करेंगे। उस अच्छे सलूक के नतीजे में पीडीएम टूट गई। लेकिन सियासत पर बड़ी बेरहम चीज है। कुछ बेरहम चीज में जो इस बेरहम खेल में शिरकत नहीं करते लेकिन शिरकत कराते हैं, वो एक ऐसी पार्लियामेंट की तलाश में जो हंग पार्लियामेंट हो। बिल्कुल ठीक है। इसमें पीपल्स पार्टी भी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी हो, पीटीआई भी हो इमरान खान की शक्ल में भी, और पीटीआई के स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं वो चौधरी सरवर के साथ, परवेज राय के साथ, करीम के साथ मिलकर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा भी कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान को भी 4 सीटें दे दें, 2-4 सीटें आप उनको भी दे दें, तो ऐसी एक पार्लियामेंट वो चाहते हैं। और उसमें फिलहाल नजर आ रहा है कि वो कामयाबी की तरफ गामजन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। ठीक। हाँ, क्या आप वो लाइन शेयर मांग रही है कि मुझे पंजाब भी दो?
جب ان کہنا پنجاب تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پہ پنجاب اگر دیا گیا تو پھر جو لوگ یہ شطرنج کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ بہت بڑی مشکلات کو پھر دعوت دیں گے. نہ پنجاب میں گورنمنٹ چلے گی، نہ وفاق میں پھر گورنمنٹ چلے گی. کبھی کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہوگا، کبھی کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہوگا. اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ کسی کے سنبھالنے سے سنبھلے گی نہیں. سنبھل تو جاتی ہیں یہ، ہم لفظ ہم بول دیتے ہیں، یہ لفظ بھی اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں. سنبھالنے والے ہم نے دیکھا سنبھال گئے ہیں، وہ چیزیں سنبھال گئے ہیں، سمجھ جائے گی. لیکن سیاست کی تباہی ہو جائے گی. اور سیاست کی اور ویسے ہو چکی ہے. شہزاد میاں صاحب کوئی نظریہ نہیں، کوئی مقصدیت نہیں، کوئی پروگرام نہیں، صرف اقتدار ہے. اسی طور پہ اقتدار میں پہنچ گئے ہیں. اس میں تو پھر ٹھیک مسلم لیگ جو اپنا پروگرام بنا رہی ہے کہ جلسے ولسے کریں پنجاب میں، تو میرا خیال ہے وہ بھی سمجھ گئی اس ساری صورتحال کو، ایکٹیو ہونا چاہتی ہے. بہت دیر کی مہربانی آتے آتے ان کو تو بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے. بہت دیر سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کے بھی الیکٹیبل جو ہے نا اس ہنگ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. ان کی کوئی دیکھے نا کوئی اتنی بڑی نظریاتی سیاسی جماعت تو نہیں ہے نا وہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جب دیکھا جائے گا کہ اقتدار میں حصہ کو تھوڑا بہت، مجھے قومی اسمبلی کے کافی اراکین ایسے ہوں گے. اور پھر دیکھیں ای وی ایم کیا ہے. آج میری بات نوٹ کیجیے گا. پہلی تو بات ہے میں سخت ای وی ایم کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہمارا طریقہ کار ہے نا، ووٹ کا، ہماری شکل بھی کارڈوں میں چھپی ہوئی ہے، ہمارا شناختی کارڈ نمبر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے باوجود دھاندلی ہوتی ہے، دھاندلیاں ہوتی ہیں ہر سطح پہ، ہوگی اور ہوتی رہے گی. اچھا ای وی ایم میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، جہاں پہ 5000 ووٹوں تک کا فرق ہے، مطلب 1000 کا فرق سے لے کے 5000 تک کے ووٹوں میں جو فرق ہے، ای وی ایم میں انہی نشستوں کے اوپر سیکنڈ نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا کہ رزلٹ چینج رہے گا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات، ٹھیک بات. کس سے لڑیں گے اتنا بات. بہت شکریہ آپ کا افتخار احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. بالکل ٹھیک بات کہی جی. جہاں اتنا فرق ہے وہ رزلٹ چینج کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اشارہ کافی ہے، باقی ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. صحیح ہے جی. ہمیں بریک پر جانا، بریک سے لوٹ کر آتے ہیں، گفتگو آگے چلیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سے. ویلکم بیک جی. میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آئی جی پنجاب پھر چیف سیکرٹریز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے 3 سالوں میں، ایک کو 5واں چیف سیکرٹری اور دوسری جگہ یہ 7واں. کئی ڈپٹی کمشنر، کئی کمشنر چینج کیے، تبادلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قیادت کو ٹیم سلیکٹ کرنی نہیں آتی. قیادت کا انحصار اس ٹیم پر ہے جو وہ سلیکٹ کرتی ہے. آپ 7 بار غلطی کر رہے ہیں، آپ بار بار غلطیاں کر رہے ہیں، آپ ہر جگہ غلطیاں کر رہے ہیں. میرٹ روز بدلتا ہے. جب آپ اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی یہ آدمی کون ہے. 1 بار غلطی، 2 بار غلطی. آپ نئے آئے ہیں، 7 بار غلطیاں. آپ تعریف کرتے تھے کہ یہ لینڈ مافیا کو سنبھال نہیں سکتے تھے، میں نے لایا، میرا کزن تھا، اس کی زمین پہ قبضہ تھا، میں لایا، انہوں نے 2 دن میں خالی کرا دیا. تو یہی سمجھا جائے گا اپنے کزن کی زمین پہ قبضہ خالی کرانے کے لیے آپ ان کو لے کر آئے تھے. کہتے تو نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے کیا کہنا ہے. اور اس کے بعد اب ان کو بدل دیا. آنے والے کوئی یہ نہیں کہ وہ اچھے افسر نہیں ہیں، بیوروکریسی میں بڑے کام کے لوگ پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ کسی آدمی کو کسی کام کے لگاتے ہوئے، ٹینیور پوسٹ کس لیے ہوتی تھی؟ آپ پرانے وزرائے اعلیٰ جو رہے ہیں ہمارے، چاہے شہباز شریف رہے ہیں، چاہے پرویز الہی رہے ہیں. پرویز الہی تو خاص طور پر ٹینیور سے پہلے آدمی کو چھیڑتا نہیں تھا. ہمیں جوائن کیا ہے سابق آئی جی رانا مقبول صاحب نے. جی رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ماشاء اللہ آئی جی بھی رہے ہیں اور مسلم لیگی بھی ہیں، سینیٹر ہیں. یہ معاملات کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. سر میں لائن ان کر رہا ہوں، 1 منٹ. جی جی. رانا مقبول صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں جی میں. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی سر السلام علیکم. ہاؤ یو؟ کیسے؟ فائن جی بالکل. رانا صاحب بس یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ 7واں پتہ نہیں آئی جی ہے اور 6ٹھا پتہ نہیں شاید چیف سیکرٹری ہے، اور پورے ملک میں تبدیل کرتے ہیں. میں تو ایک بات ابھی میں نے عرض کی ہے کہ کسی قیادت کا پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کی ٹیم کیسی ہے، اور جو قیادت اپنی ٹیم ہی چن نہ سکے، بار بار بدلتی رہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ نووس ہیں، نائب ہیں، کام کی نوعیت کو سمجھتے نہیں ہیں. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. یہ کام ایکسپرٹس کا ہے.
एक्सपीरियंस लोगों का है। इसीलिए तो आपको याद होगा कि जब वो सेफ्टी कमीशन बना है तो उसमें प्रोविजन रखी गई थी कि एक कमीशन होगा जो सिलेक्ट करेगा ऑफिसर्स को, 3 ऑफिसर सिलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को भिजवाएगा। वो एक्सपर्ट उसको सिलेक्ट करेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं। ये हम आम आदमी के बस का बात नहीं है, जिसमें चीज़ों को तोलना पड़ता है, वे करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है, कैरियर को देखना पड़ता है, और कमांडर की पर्सनैलिटी कितनी उसमें कैपेबिलिटी है टू कनेक्ट विद द अंडर कमांड, कितना वो रिलायबल है, कितनी वो मोरल बूस्टिंग कर सकता है। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे जब फैसले होते हैं तो उसके नतीजे ही निकलते हैं जो निकल रहे हैं। इसलिए कलेक्टिव विजडम की जरूरत है उस फॉर्मूले को। हाँ, कभी कभी किसी रूलर का लग जाता है तुक्का, कोई अच्छा उनको मिल जाए तो वो चल जाता है काम, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में होता रहा है। यहाँ तो खैर टेन्योर का काफी ज्यादा सिक्योरिटी रही है और अनरिटन और अनस्पोकन मामलात के बावजूद आपने देखा चीफ सेक्रेटरी है, वो रिटायर हुआ, आईजी एक आईजी दूसरा आईजी, तो उससे एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। बेसिक मीर साहब जो फिलॉसफी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सिचुएशन ऑफ टोटल प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक बात। अगर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे काम करेगा? ठीक बात। उसने मोरल बूस्टिंग करनी है। क्या कर क्या रहे हैं, यानी हर जगह तबादले कर रहे हैं। सुबह कुछ सोचते हैं, रात को सुबह तारीफ करते हैं, रात को तब्दील कर देते हैं। दिस स्पीक्स फॉर द लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ विजन। तो ये तीनों चारों जो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन बन चुका है, विच इज डिजास्टर्स फॉर द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन। और जब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो केओस में हो तो सारा मुल्क ही फिर केओस में होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसी वजह से ना तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ना पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और ना इकोनॉमी आगे जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का आप देख लें सूरत हाल क्या है। अब आपको याद है अमीर साहब के प्राइस कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस बड़ा रोल प्ले किया करती थी। ठीक। अब वो उनसे काम ही नहीं ले सकते, उनके बस में नहीं है कि इन्हें इतने कल पुर्जे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस तनख्वाह दी जाती है, इनसे को काम तो लेना। और जिस तरह स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस लोगों का कमर तोड़ रही हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वरना मैनेजमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ना जी, वो नहीं कर पा रहे। तो इसमें मेरा ख्याल दे हैव टोटली फेल्ड एज द मैनेजर्स ऑफ द इश्यूज। इनसे तो मैं बड़े अफसोस की बात है, इनको एक बस दे दी जाए ना जी, वो नहीं चलती। कभी उसको धक्का लगाते हैं, कभी उसको आग लग जाती है। मतलब आप सिंध में रहे हैं, मोटरवे बनाई मियां नवाज शरीफ ने, जब हम रोज मोटरवे पे सफर करते हैं, दुआएं निकलती हैं, सब लोग करते हैं, उसका मुखालिफ भी करते हैं, सभी के लिए होती है। अब आप देख लें सक्कर से हैदराबाद तक अब रुकी हुई है जो रोड की कैफियत है, और 3 साल में ये एक ईंट नहीं लगा सके। तो मतलब कैफियत एक बड़ी नागुफ्ता वे है, इनको गौर करना चाहिए। सिर्फ तानों से, मेनों से, नारों से काम नहीं चलता, कुछ सब्सटेंशियल काम ऑन ग्राउंड करना पड़ता है। मेरे ख्याल की टीम का भी एक कलेक्टिव डीजेनरेशन है, इस वजह से आउटपुट नहीं हो रही। सिर्फ जरा बात जो हम कहते हैं जैसे डेमागोगरी पे है, गुफ्तगू पे है, तो गुफ्तगू से तो काम नहीं चलता है ना। ठीक बात। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ थे और बात उन्होंने बड़ी असूली की है जी। ये सिर्फ पुलिस अफसर ही नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मास्टर इनका इंग्लिश लिटरेचर में है, और ये फिलॉसफी और दूसरी चीज़ों पर नजर रखते हैं। बात उन्होंने असूली कही है। आपकी टीम ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, और आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वेवर ही करते रहेंगे ना। तो पूरा मुल्क जो है वो उसी तरह डामाडोल चल रहा है, डामाडोल। वो कहते हैं पुलिस से मदद ली जाती थी कई बार कीमतें कंट्रोल करने में, अब आप दे ही नहीं सकते मदद। जो हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं और जो हमारे आपके सबके हो गए हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ चीज़ कितने की मिलती है, शाम को जाते हैं तो वो चीज़ किसी और की मिलती है। आपको क्या लगता है कि पंजाब में जिनके मफादात हैं, खासतौर पर जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सीटों पर या के इनकी हुकूमत के साथ जुड़े, तो उनकी यानी कि पसंद नापसंद पर ये तब्दील कर दिया जी? तब्दील तो किसी की पसंद नापसंद पे नहीं कर रही है, जो अभी कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में यहाँ तो फिर फैसला कर देगी कौन, या समझेंगे कि जमहूरियत खत्म हो गई और क्या होगा। और तो कुछ लगता नहीं ना जी, दरमियान का रास्ता कोई नहीं। जहाँ आर जहाँ पार जो मरियम ने कहा था वो तो मजाक बन गया था, लोगों ने उसका कर दिया था, लेकिन आर जहाँ पार होने वाला है इस मुल्क में। बहुत हो गई है, बहुत हो गई।
ये कहते हैं नक्को नक आए लोग महंगाई का। ये कहते जी वो तो दुनिया, और भाई आपने डॉलर की कीमत बढ़ा दी तो क्या महंगाई, किसान को फायदा हो रहा है। हमने गंदम 1200 रुपए बजाय 1800 कर दी तो किसान का फायदा हुआ। किसान का क्या फायदा हुआ? उसको खाद महंगी मिल रही है, उसको पानी महंगी मिल रही है, उसको बिजली महंगी मिल रही है, उसका प्रॉफिट तो उतना ही रह गया। आप कहते हैं गन्ना आपने 200 मुकर्रर किया, और किसान ने गल्ला 200 का नहीं बेचा, 300 का बेचा, या 325 का बेचा, या 250 का बेचा, तो ये भी आपका फेलियर है ना भाई। अब उसको आप क्रेडिट ले रहे जी, किसान का फायदा कर दिया हमने, गल्ला ब्लैक में बेच दिया, फायदा हो गया किसान का। अच्छा, उसके बावजूद आप मुकर्रर करते हैं कि चीनी की कीमत ये होगी, चीनी उस कीमत पे आती नहीं है। ना गंदम आपके कंट्रोल में, ना माफिया कंट्रोल में नहीं है, माफिया पे कंट्रोल नहीं हो रहा, सब्जियां कंट्रोल पे नहीं है। अब बाजार जाके देखिए से हाल क्या है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर ये लेने जाएं कि उसमें बुखारी ने ठीक कहा था जी कि ये अगर खुद निकले सौदा सल्फ लेने तो इनको पता लगे महंगाई कितनी है। मुझे अगले इशू की तरफ चढ़ना है जी। अमेरिका जब इनखला करता है उसके बाद अब जो अफगानिस्तान की सूरत हाल बन गई है, अब तो उन्होंने हुकूमत भी तश्कील दे दी है। इस हुकूमत के क़याम से मीर साहब कैसे देख रहे हैं कि जो नाम सामने आए हैं, जिनको वजारतें दी गई हैं, इससे दुनिया के साथ बातचीत इनकी बहाल हो पाएगी, दुनिया इन पे एतमाद करेगी? कल भी हमारे यहाँ महमूद शाह साहब थे, वो यही कह रहे थे कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है। अभी खबरें भी यही आ रही हैं कि आज उन्होंने इंटरिम कबीना, हाँ बिल्कुल, और इंटरिम कबीना बनाने में उन्हें अपने बहुत से लोगों को एडजस्ट भी करते हैं। पहले तो मुल्ला उमर थे, बात खत्म हो गई। अब ये है कि मुल्ला उमर का कोई साथी है जो 4 लोगों ने शुरू किया था, उनमें से 2 फलाने हैं, एक उसका कमांडर है, एक उसका बेटा है, कंधार से शुरू हुआ, हसन हकानी है, फलाने हकानी नेटवर्क का फला। अभी तो उन्होंने एडजस्ट किया जी, और वो बड़े फूंक के कदम रख रहे हैं। अभी हमारे ही लोगों को इतराज होता है कि हमारे ISI के चीफ वहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिकन CIA का चीफ भी वहाँ बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये खबरें अमेरिका छोड़ गया, लेकिन अमेरिकन का इंटरेस्ट वहाँ खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी चीन उससे भी ज्यादा मुहताज चल रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं मदद करूंगा, लेकिन ये कि जंप इन नहीं कर रहा। रूस जो है उसके लिए बड़ा लाजम है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए वो बहुत सी चीज़ों की जमानत मांगे और चाहे वो कर रहा है। ईरान, तुर्की, सब मुल्क जो हैं ये असर नौ एक। अच्छा, हम खुश हैं, पुराना RCD था जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल थे, फिर हमने इसमें से 6 सेंट्रल एशियन स्टेट्स को शामिल किया, तुर्कमानिस्तान, वो RCD जो था बाद में ECO बन गया था, उसमें फिर तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, काफिस्तान, अजरबैजान वगैरह शामिल कर दिया, और अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, 10 मुल्क बन गए। अब वो 10 मुल्कों का इंटरेस्ट जो है ना एक ग्रुप के तौर पर मौजूद है, जिसके ऊपर रूस है, इधर चीन है, और ये हमें क्या हम ये कर सकते हैं? यानी कि अमेरिकन सदर सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस हैं, ये इनके साथ मुआहदे भी कर रहे हैं और काम करने में दिलचस्पी कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसको ऑन भी करने वाले हैं। ये यकीनन बहुत चीज़ें होंगी। हमारे लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं, बैठे हुए हैं, दुनिया भी नज़र रखी हुई बैठी हुई है। अमेरिका ने अपने पाँव बाहर खींचे नहीं हैं, और शायद तालिबान इसीलिए मुहतात होकर चल रहे हैं कि उन्हें अभी डर है अमेरिका से और मगरब की ताकतों से, नेटो से, जिन्होंने अपने $1 ट्रिलियन जो हैं वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर दफन करा दिए, और वो कुछ भी उनका ना वकार बाकी रहा, ना कुछ इज्जत बाकी रही। अब उसको कुछ वो माने देना चाहते हैं। कहा जाता है कि इस खत्ते में एक नया ग्रुप बन रहा है, और अमेरिका वो चाहता नहीं है कि वो मजबूत ग्रुप बने, वो तोड़ फोड़ जारी रखेगा, कुछ करता रहेगा। उसने भी कह दिया, बरतानिया वालों ने, कि साहब अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर होता तो वो करता ना हर बात का। हमारा तो वज़ीर आज़म मुकर जाता है, उसे यूटर्न कहते हैं, वो कहता है नेपोलियन। और माहिर बैनुल अक़वामी मूर मोहम्मद मेहदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मेहदी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहदी साहब, क्या हाल चाल है जी? वालेकुम अस्सलाम मीर साहब, बिल्कुल ठीक ठाक। मेहदी साहब, क्या अफगानिस्तान का क्या हाल है जी? नई ये काबीना बन गई है, क्या सूरत हाल है? ख्याल था कि इंक्लूसिव बनेगी, वो तो अभी बनी नहीं है, तो क्या लगता है किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस तरफ हमारे कदम है, और खुद अफगानिस्तान कहाँ खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बात असल में ये है कि ये एक पूरी सेटअप है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी जो है वो बाकी वसीउल बुनियाद हुकूमत की तरफ पेशरफ्त होगी। और क्योंकि एक इतने दिनों से वहाँ पर कोई बाकायदा एक हुकूमत मौजूद नहीं थी, तो अब एक बाकायदा हुकूमत आ गई है और जिम्मेदारियाँ तकसीम हो गई हैं। तो अब ये है कि जिसका जो जिम्मेदारी होगी वो करेगा, और फिर आइंदा आने वाले वक्त के लिए कुछ नई चीज़ें आएंगी, और फिर वो चीज़ें अपनी जगह पर कंप्लीट होंगी, तो फिर ही आगे वसीउल बुनियाद हुकूमत की तरफ भी जाएंगे।
لیکن بہرحال ابھی دنیا جو ہے اسے ابھی دیکھے گی اور دنیا جو ہے وہ انتظار کرے گی. لیکن دو طرح کے ملک ہیں. ایک وہ ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے سفارت خانوں کو وہاں بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. کہنے کو وہ باقاعدہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے اس حکومت کو ایکسیپٹ کر لیا یا نہیں کیا, لیکن اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ان کے سفارتی عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, اور وہ سفارتی عملہ جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. ایک وہ ممالک ہیں جو اپنا سفارتی عملہ وہاں سے لے گئے اور اپنے سفارت خانوں کو بند کر دیا ہے. اب یہ ان کی طرف وہ ہے کہ وہ کس وقت دوبارہ سے اس کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ چین, پاکستان, ایران, روس, یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے پہلے سے ہی یہ تہیہ کر دیا تھا کہ ہم جو ہیں ابھی رستہ دیں گے, اور ابھی وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں وہ جو ایک رابطہ ہے, ایک تعلق ہے, وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. دوسری طرف امریکہ اور ویسٹ ہے کہ وہ ابھی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. آج ہم نے یہ دیکھا کہ وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر چین نے کچھ پیسوں کو بھی افغانستان میں دینے کی بات کی ہے جو کووڈ کے خلاف ہوگا, اور وہاں پر جو المیہ ہے اس وقت خوراک کی کمی کا, اس کے خلاف ہوگا. تو اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب اصل صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک اصل میں جو ہمسایہ ممالک بھی ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ پہ کچھ چیزوں پہ ریزرویشن ہیں. جیسے چین جو ہے وہ فوری طور پہ چاہتا ہے کہ جو ایسٹ ترکمانستان موومنٹ ہے اس کے خلاف کارروائی ہو, سینٹرل ایشین ازبکستان موومنٹ کے خلاف جاتی ہے, پاکستان TPP کے حوالے سے پریشان ہے. دوسری طرف اگر ہم ایران کو دیکھیں تو ایران نے پہلی دفعہ کل ان کے دفتر خارجہ نے جو ہے وہ پنج شیر وادی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کری اور کچھ ایسا تاثر بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ کچھ اور ممالک مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کو باز رہنا چاہیے. تو خدشات کے اندر اس وقت جو ہیں وہ چیزیں آگے کی طرف چل رہی ہیں. امید اچھی کی رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے کافی غور و خوض کے بعد اپنے لوگوں کو بھی سنبھالا ہے, اور جو کچھ ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوگا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ اب کیبنٹ میں ہیں جن کے بارے میں خیال تھا کہ شاید یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو چیزیں بہتری کی طرف ہے, اور اگر دنیا نے تھوڑا سا وقت دیا تو ہو سکتا ہے کہ مزید بہتری کی طرف بھی چلی جائے. اچھا, پرانا جو RCD تھا وہ پھر ECO ہو گیا تھا. وہ اس ECO میں جو ایکسٹینشن ہوئی یہی ملک ہے جس میں ترکی, ایران, پاکستان کے بعد افغانستان اور باقی 6 سینٹرل ایشین ریاستیں. اصل کہتے ہیں کہ اب انٹرسٹ ان کا ہے, ان کو ایک ہونا چاہیے. ساتھ چین اور روس شاید اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی ایک, تو کیا کوئی سچ مچ نیا بلاک بن رہا ہے یا کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ کوئی ایسا؟ اصل میں اس کو ہم اگر اس طرح کا بلاک دیکھیں جیسے کوئی دنیا میں پہلے بنا کرتے تو شاید اس طرح کا بلاک اب بننا مشکل ہے, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اب ہم جو ہیں وہ ڈپینڈ کرتے ہیں تجارت. مثلا چین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر امریکہ اور امریکہ کا چین ہے. تو اس طرح کے معاملات تو شاید اب نہ ہو سکتے, لیکن ہاں چونکہ علاقائی سطح پر ہم نے دیکھا ہے, آسیان کی مثال بھی ہے اور یورپی یونین کی بھی, کہ ایک ملک کی ترقی کے بعد جب تک وہ پورا ریجن ترقی نہیں کرتا تو ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو وہ پورے ریجن کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک ریجنل سوچ جو ہے وہ ہمیں ان 2 کامیاب ماڈلز کے بعد نظر آئی ہے. بدقسمتی سے 7 کے اندر بہت زیادہ گنجائش تھی, لیکن ہندوستان جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہا. تو یہ اب ایک نئی صورتحال ہو سکتی ہے, اور اس کو آپ ذرا اگر اس سے بھی ملا کر دیکھیں جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے, لیکن شنگھائی تعاون تنظیم میں تو وہی میرے ذہن میں آ رہا تھا, پھر کیا انڈیا بھی شامل ہو جائے گا؟ جی پھر تو دیکھیے نا آہستہ آہستہ انڈیا کو بھی جب مفادات نظر آئیں گے, اور یہ جو کاسا پائپ لائن ہے اگر افغانستان میں سکون آ جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو انڈیا ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت چائنا کے بعد دنیا میں دوسرے جس ملک کو انرجی کی ضرورت ہے وہ ہندوستان ہے, اور ہندوستان اپنی انرجی خود پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ نہ وہاں تیل کے ذخائر ہیں نہ گیس کے ہیں, تو اس کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے آج والے دن مڈل ایسٹ کے اوپر. لیکن اگر یہ پائپ لائن کا سلسلہ سینٹرل ایشیا سے آ گیا اور ایران کی طرف سے بھی آ گیا تو یہ جو ہے یہ بہت آسان ہو جائے گا, اور اس پر کم خرچ بھی ہوگا, اور جو کاسٹ پروڈکشن کا معاملہ ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو آئندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت بنی ہے وہ کیا یہ اس طرح بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کو نکالنا اور اس کو حکومت کو رکھنا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا.
کہ بغیر گردن مارے حکومت آگے پیچھے ہو سکتی ہوگی. اگر یہ بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے پھر چیزیں آگے کی طرف بڑھنے لگیں. ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب، آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسپلین کیا، بہت شکریہ آپ کا جی. کلوزنگ ریمارکس میر صاحب. کلوزنگ بات یہی ہے جی کہ افغانستان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اب کچھ الیکشن کا بھی ہم کمپین چلا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. حالات ہمارے لیے خاصے ایسے ہیں کہ جس پہ ہمیں نظر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. آنکھیں کھلی رکھیے اور کل پھر حاضر ہو جائیں گے کھلی آنکھوں کے ساتھ. صحیح ہے جی، بہت شکریہ جی آپ کے میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.